Hi kids, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. Let's start with the amazing sessions of zoology. अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हमने सब कुछ सीख लिया है. अब लास्ट टॉपिक हमको इस चैप्टर में करना है दैट इज डिसऑर्डर्स. ठीक है, आप जब बेटा एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स के नाम मिलेंगे वहाँ पर, लाइक यूरेमिया. ठीक है, एक हमको एनसीईआरटी का यूरेमिया सीखना है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल कैल्कुलाई, किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन. एक एक करके हम इन डिसऑर्डर्स को समझते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिसऑर्डर दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी दैट इज यूरेमिया. सबसे पहला डिसऑर्डर लेते हैं यूरेमिया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, कोई डिजीज नहीं है, ये कंडीशन है. यूरेमिया क्या है? कंडीशन है. कौन सी कंडीशन है? देखो, यूरे वर्ड आया है यूरिया से और ईमिया वर्ड से हम याद रखते हैं ब्लड में. तो बेटा अगर ब्लड में यूरिया का जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया है तो हम बोलते हैं यूरेमिया की कंडीशन हुई है. यूरेमिया एक कंडीशन है जिसमें ब्लड में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है. अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो तुम खुद ही ऐसा सोचो, मतलब कि किडनी जिसको हमने ये काम दिया था कि तुम्हें एक्स्ट्रा यूरिया को एक्सक्रीट करना है, उसने अपना काम ठीक से नहीं किया. यानी कि यूरेमिया की कंडीशन, आपने अपने किसी पेशेंट का अगर ब्लड टेस्ट करवाया और वो आपके पास रिपोर्ट लेके आया जिसमें ब्लड में जितना यूरिया का क्वांटिटी है वो इंक्रीज आपको दिखाई देगा, यानी एलिवेटेड दिखाई देगा, बढ़ा हुआ दिखाई देगा, तो आप उससे बताएंगे कि शायद आपकी किडनी में कोई दिक्कत है, हम उससे चेक करते हैं, क्योंकि ब्लड में यूरिया बढ़ा हुआ नहीं आना चाहिए. यानी यूरेमिया एक कंडीशन है विच indicates malfunctioning of kidney. किडनी मालफंक्शनिंग को इंडिकेट करता है. फिर आप प्रॉपर किडनी से रिलेटेड टेस्ट करा के चेक करेंगे कि पेशेंट को किस लेवल पर क्या दिक्कत है. तो यूरेमिया एक कंडीशन है विच कैन बी एन इंडिकेटिव ऑफ किडनी मालफंक्शनिंग. ठीक है, दूसरी, बस इसमें इतना याद करना है बेटा, एक सिंपल सी कंडीशन है. दूसरी कंडीशन आपकी बुक में दी हुई है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. चलो इसको भी सीखते हैं, बहुत इजी है ये भी बेटा एक कंडीशन है. ठीक है, जिसमें आइटिस लगा है. आइटिस का मतलब हमेशा हम क्या याद करते हैं? आइटिस का मतलब हमेशा से हमको पता है इन्फ्लामेशन. और इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है बेटा? रेडनेस हो रही है, किसी एरिया में अगर पेन है और वहां पर अगर स्वेलिंग हो गई है, तो रेडनेस, पेन और स्वेलिंग की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन. और इन्फ्लामेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? आइटिस से. और ये आइटिस या इन्फ्लामेशन कहाँ हो गई है बेटा? ये आइटिस या इन्फ्लामेशन हो गई है ग्लोमेरुलस में. यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस. दैट्स इट. किसी रीजन से अगर ग्लोमेरुलस विच इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, उसमें अगर किसी भी रीजन से इन्फ्लामेशन हो गई तो हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ठीक है, नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है दैट इज रीनल कैल्कुलाई. अब हुआ कि आप डॉक्टर बन गए तो आप साफ सीधे शब्दों में तो जल्दी से कुछ बोलने नहीं वाले. आप पेशेंट को पहले बोलेंगे अरे आपको तो रीनल कैल्कुलाई हो गया. पेशेंट टेंशन में आ जाएगा, डॉक्टर साहब ये कौन सी डिजीज हो गई हमें. तब आप उसे बताएंगे आपको किडनी में स्टोन हुआ है. सो रीनल कैल्कुलाई इज जस्ट अ फैंसी नेम ऑफ किडनी स्टोन्स. किसका फैंसी नेम है बेटा? किडनी स्टोन्स का. ठीक है, जिसको हम आम भाषा में पथरी कहते हैं. आपने स्टोन सुने होंगे, दो टाइप के होते हैं, एक किडनी में हो सकते हैं, एक गॉल ब्लैडर में हो सकते हैं. जो गॉल स्टोन्स होते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनते हैं, उनका डायरेक्ट इलाज नहीं है. हमें क्या करना पड़ता है? गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है. आप एज अ डॉक्टर क्या करेंगे? जिस पेशेंट के गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा, आपको उसको सर्जरी से गॉल ब्लैडर को उसके रिमूव करना पड़ेगा, जिसके बाद फैट डाइजेशन में दिक्कत आती है, बिकॉज गॉल ब्लैडर से फैट डाइजेशन में हेल्प होती है बाइल के थ्रू. ठीक है, बट हम उस स्टोन की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन्स की. किडनी स्टोन्स यानी वो स्टोन्स जो किडनी में बन गए हैं. तो आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि आप शायद साफ पानी नहीं पीते, आपके घर पे शायद आरओ नहीं लगा हुआ है. ठीक है,
साफ पानी तो पीना ही चाहिए, घर में आरओ तो लगा ही होना चाहिए, फिल्टर्ड पानी तो हमको पीना ही चाहिए। बट बेटा जो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर अगर कुछ मान लो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सीधा सीधा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच जाएगा। आपका ब्लड तो सारे हमारे जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको भी और तोड़ता है तब एब्जॉर्ब करता है। तो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर कैसे एब्जॉर्ब हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सीधे वो जाके स्टोन नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं आपने गंदा पानी पी लिया तो उससे धूल चली गई, मिट्टी चली गई और उसने जाके स्टोन बना लिया किडनी में। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, डॉक्टर ये सजेस्ट जरूर करते हैं कि अगर किडनी स्टोन्स हैं तो आपको अच्छा साफ और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। ज्यादा पानी इसलिए पीना चाहिए बेटा क्योंकि ये जो किडनी स्टोन बने हैं, किडनी में जो स्टोन्स बन गए, एक्चुअली में आपको पता है क्यों बनते हैं ये? जनरली ये स्टोन्स बनते हैं बॉडी में पानी कम होने से। तुम्हारी बॉडी में सॉल्ट भी है, तुम्हारी बॉडी में पानी भी है। अब तुम क्या करते हो? पानी का इंटेक कम रखते हो, तो वो सॉल्ट के प्रपोर्शन में पानी जितना होना चाहिए नहीं मिल पाता बॉडी को, यानी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रह जाती है। और किडनी के पास जब ये ब्लड छन्ने के लिए जाता है तो किडनी उसको पूरी तरह सॉल्ट को फ्लश नहीं कर पाती, यानी कि किडनी उस सॉल्ट को पानी कम होने की वजह से पूरा पूरा निकाल नहीं पाती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी कम होने की वजह से किडनी के पास एक्स्ट्रा सॉल्ट रह जाते हैं और वो सॉल्ट धीरे धीरे इकट्ठा होके क्रिस्टलाइज होने लग जाते हैं, सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स इकट्ठा होंगे और ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे बेटा? क्रिस्टलाइज्ड होने लग जाएंगे, इकट्ठा होने लग जाएंगे इसके पार्टिकल और मास बना लेंगे और उसी मास को फिर हम क्या कह देंगे? स्टोन कह देंगे। ठीक है, नीट में जो क्वेश्चन पूछता है वो ये है कि ये सॉल्ट्स जनरली कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिलेट, मेनली ये कौन से सॉल्ट्स होते हैं बेटा? ऑक्सिलेट्स। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें भी फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सिलेट, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सिलेट। एंड क्योंकि ये सॉल्ट इकट्ठा हो गए हैं, अगर आप पेशेंट को रेकमेंड करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए तो उसके साथ क्या होगा? ये सॉल्ट हो सकता है थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व होकर बॉडी से रिमूव हो जाए। अगर जो तो स्टोन ज्यादा बड़ा हो चुका है, वैसे तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बट अगर स्टोन ज्यादा बड़ा हो चुका है इकट्ठा होके तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। हो सकता है वो किडनी के टिश्यू में ऐसे जो भी रफ सरफेस में थोड़ा फ्रिक्शन करने की वजह से वहां पर थोड़ा सेल्स को, टिश्यू को डैमेज कर दे, जिसकी वजह से ब्लड आ जाए किडनी में, पस बन जाए किडनी में। ठीक है, पस फॉर्मेशन हो सकती है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है बेटा, ये स्टोन ना वहाँ किडनी से तो निकल जाता है पानी से और यूरेथ्रा में अटक जाता है। अगर इसका साइज इतना बड़ा कि ये यूरेथ्रा में अटक गया तो ब्लैडर भरने लग जाता है और यूरिन पैसेज नहीं हो पाता, यूरिन पास नहीं हो पाता। ठीक है, ये सब एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। मैं पर्सनली एक केस ऐसा जानती हूँ जिसमें डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर में ही ऐसा हो गया था कि अचानक से ये कंडीशन आ चुकी थी किडनी की कि पेशेंट जब डॉक्टर के यहाँ पास गया तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आप अगर थोड़ी सी देर लेट होते तो आपकी एक किडनी फेल हो जाती और रिमूव करनी पड़ सकती थी। ठीक है, तो हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत लेवल तक बढ़ जाए। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं है स्टोन होना, इजी सॉल्यूशंस होते हैं इसके, बट कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। ये हमारे इंडिया में ज़्यादा केसेस इसलिए भी सुनने को कभी कभी मिल जाते हैं बेटा क्योंकि यहाँ पर हमको रेगुलर हेल्थ चेकअप की हैबिट नहीं होती है। ठीक है, आपने बहुत कम सुना होगा कि आपके घर वाले या आप हर महीने एक रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं जिसमें प्रॉपर बॉडी का डायग्नोसिस होता है, सोनोग्राफीज होती हैं जिसमें इनिशियल स्टेज पे ये सब चीज़ें पहचानी जा सके, पता लगाई जा सके। एंड दैट इज़ वाई आप जब डॉक्टर बनो तो आप ये सब अवेयरनेस ज़रूर फैलाना कि हर किसी को थोड़े थोड़े टाइम में एक रेगुलर हेल्थ चेकअप बिना किसी बीमारी के कराना चाहिए। एंड वो पीकू देखिए आपने, अमिताभ बच्चन उसमें टेंशन में आ जाता है कि उसकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। हमने अगर कोई कह देगा कि MRI करा लो, चलो पता चला इतने सारे पैसे लग गए MRI में, अब हम बोलेंगे अरे यार रिपोर्ट में तो कुछ निकला ही नहीं। ऐसा नहीं, खुश होना है रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। एंड इट शुड बी अ रेगुलर हैबिट कि हम रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ अगर बॉडी में डिस्टर्ब हो रही है, जैसे स्टोन ही बन रहा है, तो वो इनिशियल स्टेज में पता चल जाए और कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस ना आए उसकी। राइट, तो दैट इज़ वाई ये जो ऑक्सिलेट्स होते हैं, ये सॉल्ट इकट्ठा हो गए तो पानी का इंटेक बढ़ाने के लिए कहा जाता है। कभी कभी सॉल्ट्स के क्रिस्टलाइज होने के बाद मास इतना ज़्यादा होता है कि उसको सिर्फ पानी से नहीं पिघलाया जा सकता। जो सिरप्स या मेडिसिन दी जाती हैं उसको पिघलाने के लिए उनसे काम नहीं हो पाता, उस केस में सर्जरी करनी पड़ती है। एंड आज के टाइम में कंपेरेटिवली जो
नॉर्मल सर्जरीज चल रही हैं उनसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। बट आज के टाइम में बेटा एक बहुत ईजी ट्रीटमेंट निकल गया है इसका, लेज़र ट्रीटमेंट। उसमें कुछ भी नहीं करना है, पेशेंट आके अपने बेड पे लेट जाएगा और उसके बाद डॉक्टर उसके ऊपर से ही लेज़र लाइट रन करा देंगे और किडनी, और वो स्क्रीन में देखते रहते हैं, स्टोन को बस फोड़ दिया जाता है उस लेज़र लाइट से, जिससे उस स्टोन के छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं एंड फिर वो धीरे धीरे यूरिन के पैसेज से रिमूव हो जाते हैं पानी के फ्लो के साथ। ठीक है, तो आई थिंक कि आने वाले समय में ये भी बहुत अफोर्डेबल हो जाएगा, ये सर्जरी भी, एंड किडनी स्टोन्स को रिमूव करना हर किसी के लिए अफोर्डेबल होगा लेज़र ट्रीटमेंट से विदाउट एनी पेन। ठीक है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो सॉल्ट्स इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मैंने ऐसा भी सुना है, डॉक्टर्स कहते हैं, बाकी आप बाद में पढ़ के और थ्योरीज मुझे बताना जब आप मेडिकल कॉलेजेस में चले जाओगे, न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, कि जब भी किडनी स्टोन्स होते हैं तो लाइक टमाटोज, ब्रिंजल, ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टमाटर, बैंगन, इन सब के जो सीड्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, मे बी उनमें ऑक्जेलेट्स होते हो। एंड आपने ये भी सुना होगा कि मिल्क इनटेक के लिए भी डॉक्टर्स मना करते हैं, शायद इसलिए बिकॉज उसमें भी कैल्शियम होता है एंड कैल्शियम इजीली ऑक्जेलेट्स के साथ इकट्ठा होके उस सॉल्ट को, मास को, उस स्टोन को और बड़ा कर सकता है। ठीक है, दैट इज वाई। सो वी वर टॉकिंग अबाउट रीनल कैल्कुलाई। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछेगा कि ये किडनी स्टोन्स हैं, किसकी वजह से हुए, ऑक्जेलेट सॉल्ट्स के इकट्ठा होने की वजह से हुए, एंड इसका इजी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट कंडीशन आती है, ये तो बेसिक 2-3 कंडीशंस हो गई। लास्ट जो मेन कंडीशन आती है बेटा, दैट इज ऑफ किडनी फेलियर। क्या हो गया है? किडनी फेलियर, किडनी फेलियर। ठीक है, अब किसी पेशेंट की किडनी फेल हो गई है तो आपके पास उसके लिए 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है कि आप उसको बोलेंगे तुम हीमोडायलिसिस करा लो। क्या करा लो? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस कह लो बेटा, या सिंपली इसको डायलिसिस कह लो। ठीक है, हीम मतलब होता है ब्लड, ब्लड का क्या करेंगे? डायलिसिस। ये बेटा एक मशीन से होता है, मशीन से। ठीक है, आप बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं, किडनी के स्पेशलिस्ट बन गए हैं, आपके पास हीमोडायलिसिस करने के लिए मशीन होगी, और उस मशीन को आप सिंपली क्या कहेंगे? हीमोडायलाइजिंग मशीन। क्या कहेंगे? हीमोडायलाइजिंग मशीन। आप पेशेंट को बताएंगे कि आपकी किडनी फेल हो गई है, बट हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो आपकी किडनी का काम करेगी, और आपकी किडनी को जो एक्सक्रीशन करना था वो तो नहीं कर पा रही है, वो फेल हो गई है। हमारी मशीन आपके ब्लड को क्लीन करके, उसका एक्सक्रीशन करके, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करके आपको देगी। ठीक है, चलो, यानी कि इस मशीन ने एक किडनी का काम किया, पर ये नेचुरल किडनी तो नहीं है ना, ये तो मशीन है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। ये मशीन किसका काम कर रही है बेटा? आर्टिफिशियल किडनी का कर रही है। देखो, इस मशीन का ये फायदा है कि ये एक्सक्रीशन तो कर देगी। क्या कर देगी? एक्सक्रीशन। और जरूरत पड़ने पे ये फॉस्फेट आयन का ट्यूबुलर सिक्रीशन जहां जहां पे होना होता है वो भी कर लेती है। यानी कि एक तरह से फॉस्फेट आयन का सिक्रीशन कह लो, या फॉस्फेट आयन का एक्सक्रीशन कह लो। ब्लड से रिमूव करना है, ब्लड से रिमूव करते हैं तो सिक्रीशन कहते हैं, वो कर देती है। बट बेटा इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अपने बॉडी के अंदर जो नेचुरल किडनी है वो एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन भी तो करती है। कितना पानी, कितना सॉल्ट, कितने आयंस होने चाहिए, ये आर्टिफिशियल किडनी वो नहीं कर पाती। तो इस आर्टिफिशियल किडनी से एक्सक्रीशन तो हो जाएगा, बट पेशेंट का ऑस्मोरेगुलेशन इज नॉट पॉसिबल। ऑस्मोरेगुलेशन नहीं हो पाएगा। प्रॉपर लिख देती हूं, ऑस्मोरेगुलेशन नहीं हो पाता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। एंड दैट इज वाई पेशेंट को प्रॉब्लम तो होगी। पहले तो वो हर हफ्ते 15 दिन में डॉक्टर के पास जाएगा 2-3 घंटे का टाइम लेकर और हीमोडायलिसिस कराएगा। दूसरा ड्रॉबैक, उसका ऑस्मोरेगुलेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए वो कंप्लीटली फिट एंड फाइन फील नहीं करेगा। और तीसरा, हर 15 दिन में, एक हफ्ते में जाने के बाद डॉक्टर के पास इतना एक्सपेंसिव हीमोडायलिसिस कराना पड़ेगा और उसको बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है किडनी फेलियर होने पे। तो एक दूसरा सॉल्यूशन भी है। दूसरा सॉल्यूशन होता है बेटा किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, किडनी
ट्रांसप्लांट। कि ठीक है भाई, तुमको बार बार डॉक्टर के यहाँ नहीं आना है तो तुम किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, पर इसके अपने प्रॉब्लम्स है। किडनी ट्रांसप्लांट कराना भी कोई सस्ती डील नहीं है, इसमें भी बहुत पैसे चाहिए, और तो और एक कंपैटिबल डोनर भी चाहिए, एक कंपैटिबल डोनर भी चाहिए जो किडनी देने के लिए रेडी हो, राइट, जो किडनी देने के लिए रेडी हो। कंपैटिबल डोनर कोई क्लोज रिलेटिव हो सकता है, बट अब हमारी रिलेटिव से तो आजकल बनती नहीं है, तो फिर क्लोज रिलेटिव तो देने से रहे किडनी। आप सोचोगे फ्रेंड से ले लेंगे किडनी, बट जब आप किडनी मांगोगे ना अपने फ्रेंड से, भगवान न करे आपको कभी जरूरत पड़े, मान लो ऐसे देख लेना आस पड़ोस में किसी को किडनी की जरूरत पड़े, तो फिर कोई किडनी देने को जल्दी रेडी नहीं होगा। आज के टाइम में आपको पता है ये ऑर्गन्स कैसे मिलते हैं लोगों को, बहुत सारे लोग ऑर्गन डोनेशन करते हैं, ठीक है। जैसे बेटा अभी हम लोग चाहे ना तो हम हमारे ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं, कि जब भी हमारी डेथ होगी तो हमारी आईज, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, लंग्स, ये सबको किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। वो हॉस्पिटल जहाँ पे हम रजिस्टर कराएंगे, वो हॉस्पिटल में ऐसा कोई केस आएगा तो वो उनको डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। बट इस पर बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। आप ऑर्गन डोनेट करके किसी को मत बताना, पता चला कि कोई है जो देख रहा है कि उसके फैमिली मेंबर को इतने नंबर के बाद उसका नंबर आएगा जिसमें उसको ऑर्गन मिलेगा, तो उसने मर्डर करने चालू कर दिए। एक सीरीज आई थी ब्रीथ, उसमें जो है एक आदमी है, उसकी डॉटर को हार्ट की ज़रूरत थी तो उसने मर्डर्स करने चालू किए कि वो लोग मरेंगे तभी तो उसकी डॉटर का नंबर आएगा कि उसको हार्ट मिलेगा। तो स्कैम्स भी होते हैं बहुत सारे, और इसीलिए हॉस्पिटल्स इन सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। और आप भी ऑर्गन डोनेट करके किसी को मत बताना, बट इट्स अ गुड थिंग टू डू। हम ऑर्गन डोनेट जरूर कर सकते हैं, ठीक। तो ऑर्गन डोनेट करने में प्रॉब्लम क्या है? हम किसी से भी ऑर्गन, किसी भी डोनर से ऑर्गन लेके किसी पेशेंट की बॉडी में क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज बेटा डोनर का कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है। कंपैटिबल का मतलब होता है हम टिश्यू मैचिंग करते हैं, कि जो डोनर अपनी किडनी देने को रेडी है उसका टिश्यू पेशेंट से कितना मैच हो रहा है, ठीक है। एक तरफ तो है डोनर का टिश्यू और एक तरफ है ये डोनर दे रहा है अपनी किडनी को रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट यानी होस्ट, और ये होस्ट कौन है? हमारा पेशेंट। जो पेशेंट है वही तो रेसिपिएंट है, और यानी कि वो किसी ऑर्गन को एक्सेप्ट करने वाला है, तो वो होस्ट हो गया और ये डोनर हो गया। हम देखते हैं इसका टिश्यू और इसका टिश्यू कितना मैच कर रहा है, यानी एंटीजन मैचिंग करते हैं। टिश्यू की सेल्स के ऊपर जो एंटीजन लगा हुआ है उसको मैच करते हैं, ठीक है। एंटीजेंस अगर आपको नहीं पता है तो हम पूरा डिटेल में सीखेंगे, आप सिर्फ टिश्यू मैचिंग तक या और कंपैटिबल डोनर तक ध्यान रख सकते हैं इस टाइम पर, ठीक है। एंटीजन मैचिंग करते हैं। ये एंटीजन मैचिंग इसलिए करते हैं बेटा, डोनर की इम्यूनिटी से नहीं, रेसिपिएंट की इम्यूनिटी से बड़ा टेंशन है, इसकी इम्यूनिटी से। अच्छा, आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी में एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। कौन सी इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि काफ़ी स्पेसिफिक होती है। जो एक्वायर्ड होती है यानी हमको लाइफ टाइम में ही ये इम्यूनिटी मिलती है, आफ्टर बर्थ ही ये इम्यूनिटी मिलती है, जो हाईली स्पेसिफिक होती है। किसी भी नए एंटीजन के लिए, किसी भी फॉरेन एंटीजन के लिए, किसी भी डिजीज, किसी भी पैथोजन के लिए एक अलग तरीके से रेस्पॉन्स करती है, जो हमको दो टाइप से मिलती है लिम्फोसाइट से, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आपको देते हैं ह्यूमोरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड टी लिम्फोसाइट आपको देते हैं CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये जो इम्यूनिटी है ना, ये पेशेंट की कौन सी इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो टी सेल से मिल रही है, टी सेल से यानी टी लिम्फोसाइट से, CMI। हमको पेशेंट के CMI से बड़ी टेंशन है। CMI होता है बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। पेशेंट का जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये डोनर का जो ऑर्गन है, ऑर्गन डोनेशन, हम किडनी ट्रांसप्लांट में कर क्या रहे हैं? ऑर्गन ही तो डोनेट कर रहे हैं। डोनर क्या कर रहा है? ऑर्गन को यानी ग्राफ्ट को, ऑर्गन को बेटा ग्राफ्ट कहते हैं ट्रांसप्लांट के केस में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किडनी की, यहाँ पर हम किस ऑर्गन या ग्राफ्ट की बात कर रहे हैं? किडनी की। इसको डोनेट करेगा, ठीक है। और हम पेशेंट की बॉडी में ग्राफ्ट को यानी ऑर्गन को यानी किडनी को ट्रांसप्लांट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक।
तो पेशेंट का जो CMI है वो ग्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन करने लग जाएगा। पेशेंट के CMI से इसीलिए इतनी टेंशन है, पेशेंट का जो CMI है वो ग्राफ्ट का रिजेक्शन करता है। वो कहता है कि ये जो डोनर है, डोनर यानी इसका टिश्यू, इसकी सेल्स, इसके एंटीजन, वो इसकी बॉडी में आएंगे तो इसकी बॉडी कहेगी कि ये मेरे लिए तो फॉरेन सेल्स हैं, यानी इनके ऊपर फॉरेन एंटीजन लगे हुए हैं। फॉरेन एंटीजन है तो बॉडी को कोई नुकसान हो सकता है, चलो इसको अटैक कर दो, और उसकी टिश्यू को, उसकी सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देगा होस्ट रेसिपिएंट का CMI। तो CMI एक्टिवेट हो जाता है और जो किडनी ट्रांसप्लांट हुई है उसकी सेल्स को रिजेक्ट करने लग जाता है, यानी कि ग्राफ्ट रिजेक्शन होने लग जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप पेशेंट को, होस्ट के इम्यून सिस्टम को बोलेंगे थोड़ा शांत रहे, और उसके लिए आप पेशेंट को देंगे बेटा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स। आप पेशेंट को क्या एडमिनिस्टर करेंगे, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स। ध्यान देना, ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स आपको डोनर को नहीं देने होते हैं, ये आपको होस्ट को, रेसिपिएंट को, पेशेंट को देने होते हैं, जिसकी बॉडी में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया गया और उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है। क्यों? अपने CMI की वजह से। तो हमने उसके CMI को शांत कर दिया, उसके इम्यूनिटी को शांत कर दिया। कैसे? इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, सप्रेस मतलब इनहिबिट करना, ऐसे ड्रग्स देकर, ऐसी मेडिसिन देकर। ऐसी एक मेडिसिन की खास एग्जाम्पल है, ऐसी एक मेडिसिन की खास एग्जाम्पल है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या एग्जाम्पल है? साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए जैसे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आप होस्ट को, रेसिपिएंट को या पेशेंट को देते हैं किसी भी ऑर्गन, किसी भी ग्राफ्ट, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के केस में, ताकि होस्ट की बॉडी ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे और ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले। तो ध्यान देना, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल साइक्लोस्पोरिन ए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में दिए जाते हैं, ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो जाए और ऑर्गन रिजेक्शन ना हो। ठीक है, ऐसा ना लिखा हो कहीं स्टेटमेंट में ताकि ऑर्गन रिजेक्शन हो जाए और आपने फटाफट से टिक कर दिया, हाँ हमें तो सब कुछ याद है। ऑर्गन रिजेक्शन करने के लिए नहीं देते हैं, ऑर्गन रिजेक्ट ना हो और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाए, इसलिए ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि ऐसे ड्रग्स हमको उस पेशेंट को लाइफ टाइम देने पड़ते हैं। बेटा वो पेशेंट लाइफ टाइम थोड़े थोड़े इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेता रहता है, ताकि लाइफ टाइम उसकी CMI थोड़ा सा सप्रेस्ड रहे और ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे और उसको बाद में दिक्कत ना आए। एंड सो इन दिस केस ऑल्सो पेशेंट की इम्यूनिटी तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज हो रही है, यानी वो थोड़ा वीक होगा इम्यूनिटी के केस में, उसकी इम्यूनिटी हमेशा उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी और वो बहुत सारी डिजीजेस के लिए ससेप्टेबल रहेगा हमेशा। तो नुकसान अपने अपने दोनों केसेस में है, फायदे दोनों केस में अपने अपने हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स कि अब डोनर मिलना इतना आसान नहीं है, जब तक डोनर नहीं मिलेगा तब तक हीमोडायलिसिस कराएंगे। एक डोनर मिल जाता है तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा एटलीस्ट। अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा होस्ट के लिए, अब उसको बार बार हीमोडायलिसिस नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किडनी फेलियर होता है तो वी हैव टू सॉल्यूशंस, आइदर वी कैन गो फॉर हीमोडायलिसिस दैट इज आर्टिफिशियल किडनी, और वी कैन गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। नाउ इन डिटेल वी हैव टू स्टडी अबाउट हीमोडायलिसिस। थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे।